ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले ऑलरेडी फिज़िक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिज़िक्स के चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। रिवीजन के लिए आपके लिए आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है और आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना है। चैनल के पेज के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका एक PDF बना के डाल रहा हूँ, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है बोल के हम कैसा मालूम करते हैं, वो अगर उसके अंदर चंद एक लाइफ प्रोसेसेस अगर हो रहे हैं तो हम मानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है बोल के। अब वो लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं, यहाँ पे हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वही हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारी चीज़ें ये इसके लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक न्यूट्रिशन भी है। तो देखो, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? द इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। तो देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज थ्रू न्यूट्रिशन। तो देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारों को कार्बन बेस्ड फूड चाहिए रहता। प्लांट्स होंगे चाहे एनिमल्स होंगे, सारों को कार्बन बेस्ड फूड चाहिए रहता। ठीक, तो वो कुछ एक पूरी करते हैं और कुछ एक जो है सो ना दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर लेते हैं एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेके। नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं। नंबर 1 ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट्स में हमारे को देखने को मिलता, और हेटेरोट्रोफिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये नेम ही हमको सजेस्ट कर देता कि कौन से टाइप का न्यूट्रिशन। जैसे ऑटो मतलब सेल्फ के लिए है और हेटेरो मतलब दूसरों के लिए है, डिफरेंट के लिए है, टर्म इस्तेमाल होता है। तो देखो, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता। नाउ ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसमें से कौन से हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सबके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि वो फूड अपना बना लेते हैं। और दूसरा है बैक्टीरिया। कुछ एक बैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन आल्गे बोलते हैं, BGA। तो ये लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। Now, heterotrophic nutrition. It is a kind of nutrition in which an organism takes food from another organism. Example, animals and fungus. Fungi ये दो ऐसे ये हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, जैसे कि अब इसके अंदर भी और 3 टाइप्स के हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 होलोजोइक एनिमल्स, अमीबा एंड एनिमल्स हैं। सैप्रोफाइटिक फंगस है और पैरासाइटिक कस्काटा, टिक्स एंड माइट्स वगैरह हैं। देखो, ये व्हाट इज होलोजोइक? होलोजोइक क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड अपना पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे होलोजोइक का मतलब होता है दे ब्रेक डाउन फूड इनसाइड बॉडी। दे ब्रेक डाउन फूड इनसाइड बॉडी। ठीक, अब होता क्या, जो फूड रहता नहीं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक, और दूसरे हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या करते हैं मालूम है? इन्हों ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी। दे ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर इन्हों फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे फंगस वगैरह है। इन्हों क्या करते हैं, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स रिलीज करके वो फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अंदर से जो उनको कार्बन के रिक्वायरमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। फाइनली है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं मालूम है? पैरासाइट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से फूड वगैरह ऑब्टेन करते रहते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते। एक होते हैं प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स क्या करते हैं मालूम है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। लेकिन एक होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स डोंट किल ऑर्गेनिजम्स। हाँ, उनके बॉडी को
नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं, ठीक, जिसके अंदर वो रहते हैं। पैरासाइट्स में और इसमें डिफरेंस है। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कस्काटा है और टिक्स है और माइट्स है। कस्काटा क्या है? ये प्लांट है, आप देख सकते हैं आपके रीडर में अमारबेल का एग्जाम्पल है, कस्काटा का है। और टिक्स वगैरह मालूम है, जो ये होते हैं डॉग के ऊपर भी रहते हैं टिक्स, और माइट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि आप दीमक वगैरह देखते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है मालूम है? पैरासाइट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन है। यहाँ से समझो कि आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट चालू हो जा रहा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो आपको यहाँ से केयरफुली पढ़ना है फोटोसिंथेसिस का पार्ट। तो देखो, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो भी कार्बन का रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का, वो फुलफिल होता। कौन फुलफिल करते हैं उसको फुलफिल करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो प्लांट क्या करता, बाहर से कुछ सब्सटेंसेस ले लेता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लिया और सनलाइट ले लिया, और उसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा है? ये वाला, उसका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में उन्हें कन्वर्ट कर देता। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कन्वर्ट किस में होता? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है और क्लोरोफिल भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायरमेंट है। आगे चल के हम ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि प्रूव करने के लिए कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स में क्या होता? फर्स्ट जो क्लोरोफिल रहता नहीं, वो क्या करता मालूम है? लाइट की जो उसके ऊपर एनर्जी पड़ती उसको पहले ट्रैप कर लेता, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करता? ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसको उन्हें क्या करता मालूम है? कन्वर्ट करता केमिकल एनर्जी में, सेकेंड स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में ही जो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर से लिया था नहीं, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना ना था, वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करना था, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से रिडक्शन कर दिए तो उसमें क्या हो जाता मालूम है? वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता। रिडक्शन मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता, ठीक, यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट स्टेप है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता? लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी उन्हें अब्जॉर्ब करा उसको कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर नेक्स्ट उसी स्टेप में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, अब जैसे कि CO2 भी लिया और H2O भी लिया, तो ये H2O को ने क्या करा? ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक। फिर क्या करता मालूम है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस कर देता। रिड्यूस करता मतलब इसके अंदर H ऐड कर देता। तो अब इधर क्या बन गया? CHO ऐसा बन गया, वो C6H12O6 होता। अब इसमें एडिशन क्या हो गया मालूम है? एडिशन हो गया हाइड्रोजन। तो इसका मतलब वो रिडक्शन प्रोसेस है। आपको मालूम है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। इसका उल्टा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता? और स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता और लीव्स के अंदर जो है सुना है स्टोमेटल पोर्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए स्टोमेटा में से बहुत सारे गैस, बहुत हाई अमाउंट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज मतलब ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन उसको देना, ठीक। नेक्स्ट, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जब कभी भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इन्हें क्या कर देता? ये पोर क्लोज कर देता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर? ये जो ओपनिंग है, ठीक, छोटे से जो ओपनिंग है उसको हम पोर बोलते हैं, वो बंद कर देता जब कभी भी उसको रिक्वायरमेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक।
ये वाले गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक। तो ये गार्ड सेल्स जो है सो ना, इसके अंदर जब कभी भी पानी अंदर आ जाता तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होके गार्ड सेल उसको पोर को ओपन कर देता। फिर अब जब इसमें से पानी चला जाता तो ये जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाता, फिर ये जो पोर है वो बंद हो जाता, ठीक। तो देखो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोस इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो यहाँ पे पानी आ गया इसके अंदर और ये स्वेल हो गया, फूल गया, और ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। नाउ सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब ये गार्ड सेल अगर श्रिंक हो गया, श्रिंक यानी कि सिकुड़ गया, स्वेल यानी कि फूल गया, तो क्या होता मालूम है, ये बंद हो जाता, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रीडर में देख के इसको ये कर लेना। और एक चीज़, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है सिर्फ स्टोमेटा से या लीफ से ही नहीं होता, स्टेम्स और रूट से भी होता, बल्कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ को पढ़ लेना, उसमें क्या हो रहा है हमारे को मालूम होना। हो सकता है कि एक्टिविटीज़ के बीच में से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो देखो यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हम करते हैं। नंबर 1, हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड एक्टिविटी में करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद की एक्टिविटी में हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सनलाइट भी एसेंशियल है, ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखो फर्स्ट, टेक ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और प्रोटॉन्स। तो हमारे को एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसका जो लीफ में जो है ना वेरीगेटेड लीफ रहना है, मतलब वो लीफ के अंदर थोड़ा बहुत येलो पार्ट भी रहना और ग्रीन पार्ट भी रहना। ये मनी प्लांट में आप देखते हैं घरों के अंदर बालकनी वगैरह में ग्रो करते हैं ना, उसके अंदर वेरीगेटेड लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट इट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। तो उसको हमको क्या करना है, 3 दिन के लिए उसको डार्क रूम में रखना है ताकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च बना हुआ है वो पूरा का पूरा यूज हो जाए। फिर क्या करना है, देखो नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, बाहर निकालना है 6 घंटे के लिए। फिर क्या करना है, प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट। अब इससे पहले क्या करना है मालूम है, ये लीफ लेने से पहले ही इसके ऊपर जो है सो ना ग्रीन एरियाज को मार्क कर लेना है। हमारे को यहाँ पे ग्रीन एरियाज है उसी को मार्क करना है, ठीक। तो इसका मतलब सिर्फ ये ग्रीन एरियाज के अंदर ही आपको फोटोसिंथेसिस हुआ वाला नजर आता, बाकी के दूसरे प्लेसेस पे नहीं नजर आता। ट्रेस द शीट ऑफ पेपर, टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसा टेस्ट करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल के। याद रखना ये टेस्ट ऑफ स्टार्च के लिए टेस्ट क्या है, स्टार्च प्रेजेंस है या एब्सेंट है बोल के मालूम करने के लिए आयोडीन अगर उसके ऊपर डाल देंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता। आगे भी पूरा हम वही आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। अगर टेस्ट ऑफ स्टार्च रहा तो वो आयोडीन अगर डाल दिए तो ब्लू ब्लैक हो जाता कलर, जानी है वहाँ ब्लू ब्लैक नहीं होता। Now, only the parts which were green previously turn blue black with iodine। तो जितने पहले ही ग्रीन पार्ट्स थे ना, ये ग्रीन पार्ट्स ही बाद में ब्लू ब्लैक हो जाते हैं जब इसको हम आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं या इसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, तो यही ब्लू ब्लैक होते हैं, बाकी के पार्ट्स नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा। ग्रीन पार्ट्स कहाँ रहते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल रहता, क्लोरोफिल ग्रीन कलर में रहता। नेक्स्ट, दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर दिए कि क्लोरोफिल नेसेसरी है। बल्कि ये एक्चुअली पूरा नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल वगैरह भी है, अल्कोहल को लेके थोड़ा बॉयल वगैरह भी करना है, खैर इतना भी लिख लिया तो काफ़ी है। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है बोल के हमारे को ये एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखो, टेक 2 healthy potted plants which are nearly same size, keep them in the dark room for 3 days। यही काम करना है। अब के बाद 2 potted plant लेना है और उनको 3 दिन क्या करना है, डार्क रूम में रख देना है ताकि उनको सनलाइट ना मिले और पूरा का पूरा उसका जो स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए, प्लांट यूज कर ले। फिर क्या करना है, देखो नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास। इसके ऊपर जो ये ग्लास है ना, ये अलग अलग ग्लास के ऊपर दोनों को रखना है, ठीक। फिर क्या करना है, एक में जो है सो ना, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास, प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ द प्लांट, दैट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है, ये वाले पार्ट में साइड में यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक वॉच ग्लास रखना है छोटे से, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है। तो इससे होता क्या, देखो जब हम वो वॉच ग्लास ऊपर रखे थे तब अंदर कुछ ना कुछ एयर थी, तो उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता
अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कि प्लांट यूज कर ले, तो वो जो इसके आजू बाजू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रहे हैं। तो अब ये आजू बाजू का कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर एक क्या काम करना है मालूम है, इसके नीचे जो है सुना इसको या तो ग्रीस या फिर वैसलीन वगैरह से इसको टाइटली पैक कर देना है, ताकि देखो यहाँ पे पीछे ग्रीस लगा के वॉश ग्लास जब ऊपर रखते ना तो टाइटली पैक करना है ताकि एयर अंदर से ना जा सके, एयर भी अंदर चले गए तो फोटोसिंथेसिस हो सकता। ठीक, नेक्स्ट देखो, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। वही बॉटम में क्या लगाना है, वैसलीन लगाना है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, प्लग ईच लीफ फ्रॉम द ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जब ये प्रोसेस कर दिए ना हम, उसके बाद क्या करना है, इसको सनलाइट में लेके आना है और एक 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। फिर दोनों प्लांट का एक एक लीफ तोड़ना है, फिर उसके ऊपर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट करना है। वो टेस्ट कैसा होता, ऑब्वियसली आयोडीन से होता। तो टेस्ट कर लिए, तो फिर हमारे को क्या पता चला, लीफ प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट वेयर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाज केप्ट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। तो ये जो प्रीवियस वाला, इसमें से जो लीफ निकाले थे हम, इसमें से ये जो लीफ निकाले थे, इसके अंदर ये नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ये ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होता। ये टर्न हो जाता क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट था एयर के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड अप करके इन्हें क्या करा मालूम है, फोटोसिंथेसिस करा। अब यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसलिए इसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो हम ये एक एक्टिविटी भी करें। फिर देखो अगली एक्टिविटी, ये सेम है, अगली एक्टिविटी, नाउ एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और एक एक्टिविटी करना है हमारे को, सनलाइट एसेंशियल है बोल के फोटोसिंथेसिस। तो देखो, टेक ए पॉटेड प्लांट, क्लिप अ ब्लैक पेपर स्ट्रिप टू द लीफ, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो एक लीफ लेना है, लीफ के ऊपर एक ब्लैक पेपर से उसको क्लिप कर देना है, ब्लैक पेपर से ऊपर उसको क्लिप कर देना है, फिर उसको 6 आवर्स जो है ना सनलाइट में रखना है। फिर अगेन क्या करते हैं, प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव द ब्लैक पेपर। अब वो लीफ को निकाल देना है प्लांट में से, और वो जो ब्लैक कलर का पेपर हम लगाए थे उसको निकाल देना है। फिर ऑब्वियसली टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अब लीफ को हम टेस्ट करते हैं स्टार्च के प्रेजेंस के लिए। आपको मालूम है स्टार्च का प्रेजेंस कैसे करते हैं, ऑब्वियसली आयोडीन से। ओनली द पार्ट्स वेयर विच आर एक्सपोज टू सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। तो जो ये पार्ट, यानी कि ये ब्लू ब्लैक होता और ये ब्लू ब्लैक नहीं होता, ये वाला पार्ट। ठीक, नाउ दिस शोज दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका बाद क्या, इससे हमको क्या मालूम हुआ, ये एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा में, अमीबा क्या है मालूम है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करता मालूम है, रैंडमली मूव करता और उसके फॉल्स फीड यूज़ करके जहाँ पे भी फूड है उसके तरफ मूव करता, मूव करके उन्हें जो है सुना, ये फूड पार्टिकल है समझो, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता और ये बन जाता उसके बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल। ठीक, अब वैक्यूल में क्या करता है, इसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करता और उसको डाइजेस्ट करता, डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म में इससे जो भी रिक्वायरमेंट है वो ले लेता और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड सूडोपोडिया। ये क्या है सूडोपोडिया, मतलब ये फॉल्स फीट रहते हैं उसके, इससे उन्हें मूव करता, फिंगर के जैसे एक्सटेंशन रहता है। दीज एक्सटेंशंस एनसर्कल ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो ये क्या करते हैं मालूम है, फूड के ऊपर, ये जैसे कि ये फूड पार्टिकल है और यहाँ से ये अमीबा क्या कर रहा मालूम है, इसके ऊपर एक वैक्यूल बना रहा और ये फाइनली अंदर उसके वैक्यूल बन गया बॉडी के अंदर। नाउ इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड के वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं किसमें, सिंपलर वंस में, और द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से ये जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड इधर अंदर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन आपको मालूम है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उधर की तरफ जो मटेरियल्स है वो मूव करते हैं, तो डिफ्यूजन से अंदर फूड आ जाता। फिर नेक्स्ट क्या होता मालूम है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें क्या करता था, उसको बाहर फेंक देता। ठीक, नेक्स्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बींग्स। इधर देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या है मालूम है, जो फूड हम माउथ से लेते हैं उसके बाद से लेकर पूरा स्टमक में गया, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन्स में गया, फिर उसके बाद जो भी वहाँ से जूसेस आते हैं, ये वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अक्सर जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बायोलॉजी में 5 मार्क्स का आ रहा, हो सकता है कि यहाँ से आए तो केयरफुल रहना। लाइफ प्रोसेस से ही आ रहा, हो सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं वो आ जाए, चाहे ये आ जाए, हो सकता कुछ भी। तो देखो, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? एक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? पूरा फूड पाइप स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता। तो इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो भी हमारे बॉडी में लिक्विड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है वो ग्लैंड है। हमारा स्टमक भी ग्लैंड है, हमारा लिवर भी ग्लैंड है, पैंक्रियाज भी ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व है ये पूरे प्रोसेस में, ठीक। Now, the alimentary canal is long muscular tube extending from mouth to the anus. Alimentary canal क्या है? एक muscular tube है, ट्यूब पाइप के जैसा, जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड कर रहा। नेक्स्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे रहता? ऑब्वियसली माउथ में रहता सलाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? स्टमक में रहते हैं। और नेक्स्ट, लिवर भी है और पैंक्रियाज भी है, ठीक है। ये 4 ग्लैंड्स यहाँ पे हैं, तो ये 4 ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे देखो, तो ये वाला हमारा हो गया माउथ वाला पार्ट, ठीक। और ये हो गया हमारा फूड पाइप, इसको इसोफेगस बोल रहे हैं, ओसोफेगस बोल रहे हैं। और ये हो गया हमारा स्टमक, और ये हो गया हमारा लिवर, ये लिवर हो गया। और यहाँ पे एक पैंक्रियास है, ठीक है, ऐसा लंबा जैसा, यहाँ पे एक पैंक्रियास, ये पैंक्रियास है। और यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो दिख रहा ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। इसी के थ्रू फूड आना है, पहले माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो लिवर और पैंक्रियास है, ये अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और लिवर भी ग्लैंड है, जो कि लिवर के सारे जूसेस रिलीज करता, उन्हें बाइल जूसेस वगैरह देखेंगे क्या क्या रिलीज करता। तो देखो, फर्स्ट इन अवर माउथ अवर टीथ क्रशेस द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड ऑफ सेम टेक्सचर। तो माउथ में क्या होता है? टीथ क्या करते हैं मालूम है? फूड को क्रश कर देते हैं, चबा देते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसका सेम टेक्सचर आ जाता है। टेक्सचर मतलब उसका सेम फील, दिखने में भी सेम रहते हैं और फील भी उनका सेम ही रहता है। नेक्स्ट, सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर, टंग के नीचे रहते हैं, वो सलाइवा रिलीज करते हैं, और वो क्या करता मालूम है? फूड को वेट भी करता और सॉफ्ट भी करता। वेट करने से क्या होता? हमारा जो फूड पाइप है वो डैमेज नहीं होता, और सॉफ्ट भी करता। फिर इसी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज रहता, एक एंजाइम है जो क्या करता मालूम है? स्टार्च को कन्वर्ट करता, किसमें? सिंपल शुगर में। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म है, बस स्टोर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करता, ठीक। तो एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता बोल के। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। नेक्स्ट, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। इट वाज डन बाय रिदमिक मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे देखो, माउथ से अंदर हम ढकेल दिए, उसके बाद क्या होता मालूम है? ये जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ये क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता मालूम है? यहाँ का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे का रिलैक्स होता, इधर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे का इसके रिलैक्स होता। तो ऐसे धीरे 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 करके क्या है मालूम है? फूड नीचे की तरफ मूव करता, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। जो फूड पाइप का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब फूड कहाँ पे पहुंच गया? पहुंच गया स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या क्या रिलीज होता? देखो, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। दीज रिलीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो स्टमक क्या क्या रिलीज कर रहा? स्टमक रिलीज कर रहा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट रिलीज कर रहा पेप्सिन, और नेक्स्ट रिलीज कर रहा म्यूकस।
नेक्स्ट HCl क्या करता मालूम है, दो काम करता, एक तो पूरा का पूरा मीडियम एसिडिक बना देता और दूसरा क्या काम करता कि बैक्टीरिया जो फूड के साथ आ रहे हैं ना उसको किल कर देता उन्हें, ये काम करता। ठीक, नाउ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, इट किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड। तो HCl जो मीडियम एसिडिक बना रहा, वो एसिडिक से फायदा क्या होता, ये पेप्सिन एक्ट करने में आसानी होती, उसको मदद करता, पेप्सिन के एक्शन को स्मूथ करता उन्हें, एक काम। और दूसरा बैक्टीरिया जो भी आ रहा हमारे फूड के साथ उसको भी उन्हें किल कर दे रहा, ये दो काम कर रहा। नेक्स्ट है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो देखो पेप्सिन क्या कर रहा, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। अगर सिंपल प्रोटीन है तो यहीं पे डाइजेस्ट होता, अगर सिंपल प्रोटीन है ना तो यहीं पे डाइजेस्ट होता। एक ट्रिप्सिन भी आता, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता, वो भी प्रोटीन ही डाइजेस्ट करता। तो देखो HCl क्या काम कर रहा, HCl कर रहा के एक तो बैक्टीरिया मार दे रहा और ऊपर से मीडियम एसिडिक कर रहा ताकि पेप्सिन का एक्शन अच्छे से हो सके, फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन। फिर उसके बाद पेप्सिन क्या कर रहा, पेप्सिन क्या कर रहा मालूम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा, या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा, समझो सिंपल प्रोटीन यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता। फिर उसके बाद देखो म्यूकस, म्यूकस क्या हो रहा मालूम है, जब ये HCl रिलीज हुआ ना, HCl रिलीज हुआ तो हमारे स्टमक को भी नुकसान पहुंच सकता है इससे, HCl एसिड बहुत डेंजरस है। तो म्यूकस क्या करता मालूम है, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल्स को इन्हें प्रोटेक्ट करता। ठीक, नाउ mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid. From the stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो इधर देखो अब इसके बाद फूड जो है सो ना स्टमक से निकल गया, किधर निकल गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो ना बहुत लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसकी जो लंबाई है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो एनिमल कौन सा है। अगर ग्रास ईटिंग एनिमल्स है तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबा रहता। क्यों रहता, क्योंकि इन्हों ग्रास खाते हैं, ग्रास में जो है सो ना सेल्यूलोज रहता, कोई भी जो प्लांट सेल है ना वो प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ रहता, तो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी टाइम लगता, इसीलिए उनका जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन वो काफ़ी लंबा रहता। और जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं टाइगर वगैरह, इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा लेंथ रहता, क्योंकि इन्हों प्रोटीन ही खाते हैं और प्रोटीन को आसानी से डाइजेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक, मीट आसानी से डाइजेस्ट होता और ग्रास को टाइम लगता। तो देखो नाउ हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हर्बीवोरस को क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा रहता। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट होता है, हेंस कार्निवोरस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटा है। नाउ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहीं से ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाए या स्टमक का पार्ट आ जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम और एक नाम देते हैं द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोल के। यहाँ पे कंप्लीटली सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है देखो, इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास। पैंक्रियास से और लिवर से सीक्रेशंस इन्हें रिसीव करता। लिवर से क्या आता, पैंक्रियास से क्या आता, देखेंगे। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट इन अल्कलाइन मीडियम, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। तो देखो जो फूड स्टमक से आ रहा वो एसिडिक है, ठीक, अब उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता। अब एसिडिक अल्कलाइन क्या है आप समझो, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एसिड और अल्कलाइन मिला दिए तो क्या होता, सॉल्ट और वाटर बन जाता। ठीक, तो इसको अल्कलाइन बनाना है ताकि एंजाइम का एक्शन अच्छे से हो सके, पैंक्रियाटिक एंजाइम का एक्शन अच्छे से हो सके। ये काम कौन करते, बाइल जूस करता, मीडियम को अल्कलाइन बनाता। और ये जो है सो ना बाइल जूस ये लिवर से जो सीक्रेट होता वो फूड को अल्कलाइन बना देता ताकि एक्शन आसानी से हो सके। और एक काम करता, फैट्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो इधर देखो ये जो बाइल जूस आया, बाइल जूस उन्हें दो काम करा। नंबर वन ये करा कि
इन्हें मीडियम क्या करा मालूम है, मीडियम अल्कलाइन बनाया, ठीक। और नेक्स्ट काम क्या करा, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है ना उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, लार्ज कन्वर्ट्स टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक। मतलब ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं। तो हमारे को फूड में क्या क्या आ रहा, फूड के अंदर हमारे को आ रहा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके अलावा और भी रहते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स भी रहते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे में फूड में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट को उन्हें कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर रहा, फैट को कर रहा बस बड़े ग्लोब्यूल्स को, बड़े फैट को क्या कर रहा मालूम है, छोटे 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 स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा बस, ठीक। नेक्स्ट, द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। तो इधर देखो, अब ये जो पैंक्रियास से आया उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है लिपेज और एक है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता, प्रोटीन डाइजेस्ट करता, और लिपेज क्या करता, ये जो फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है ना उसको भी कन्वर्ट कर देता, फाइनल यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता, ठीक। तो ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स, हमें एमल्सिफाइड फैट्स मतलब ये जो बड़े ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे इसमें हो गया, ये एमल्सिफिकेशन एक्शन है। ये हाउ इट इज सिमिलर टू सोप एमल्सिफिकेशन बोल के भी क्वेश्चन आता, तो आपको यही लिखना है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बोल के, ठीक। नाउ द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, the enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrate to glucose, fats into fatty acids and glycerol। तो इधर देखो, ये जो इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। अब ये इंटेस्टाइनल जूस से क्या होता मालूम है, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या किस में कन्वर्ट होता है, देखो पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, ठीक। फिर उसके बाद प्रोटीन्स कन्वर्ट्स टू अमीनो एसिड्स, ठीक। और फैट्स कन्वर्ट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक। ये कन्वर्जन होता है इसके अंदर, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसकी वजह से, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से, ठीक। नेक्स्ट देखें, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड। तो इधर देखो, अब ये जो इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस है, यानी कि ये वाला इंटेस्टाइन है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस है दोनों साइड। इनको क्या करते हैं मालूम है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, एक ये काम करते हैं। दूसरा क्या है मालूम है, बाहर इनके बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते रहते हैं, वेरी हाई क्वांटिटी में रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स आते हैं। आए तो क्या होता, यहाँ से जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और जो फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, वो इन्हों लेके ऑल द सेल्स तक या टिश्यूज तक पूरे पहुंचा देते हैं, कौन, ब्लड पहुंचा देता है, ठीक। नेक्स्ट, द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन where its wall absorb more water from this material, the rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of the waste is regulated by anal sphincter। तो अब फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब खाली क्या बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया और कुछ वाटर और सॉल्ट्स बच गए। ये फूड चला गया अब लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया। यहाँ पे क्या होता मालूम है, जो वाटर एक्सेस है वो अब्जॉर्ब हो जाता और कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाता। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर चले जाता बॉडी के, और उसको कौन रेगुलेट करते हैं, एनल स्पिंस्टर रेगुलेट करता है। ये क्या है मालूम है, एक वॉल्व है समझो, ठीक। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ना, दो टाइप्स का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक। नाम से ही पता चलता है, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में होता, एनारोबिक मतलब एयर के एब्सेंस में होता। एयर के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता, और इसमें भी दो टाइप्स हैं, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एनारोबिक इसमें होता यीस्ट वगैरह में और बैक्टीरिया में होता, ठीक। और एनर्जी दोनों में रिलीज होती।
और एक में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता, तो दोनों में एनर्जी, एक में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा, और जो यीस्ट में हो रहा उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती। देखो, सो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन्हें टेक प्लेस करता है, इन्हें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता। ये कहाँ पे होता है? अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल का जेली लाइक फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म। नाउ इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके दो प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एक आ रहा, इथेनॉल आता, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आता। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर आ रहा। इसमें क्या है? लार्ज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, ये किसमें होता है? मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स में। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इधर नहीं होता, ये बैक्टीरिया और यीस्ट में होता। ठीक, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं, क्योंकि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट एनर्जी बहुत कम ही होता, प्लांट का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बहुत कम होता। ये देखो, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब देखो, जब ग्लूकोज आ गया ना किसी भी सेल के अंदर, ये जनरल सेल की बात चल रही है, जब सेल के अंदर आ गया ना, पहला काम तो होता कि जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता किसमें? पाइरूवेट में। अब इसके बाद जो रास्ता है वो डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो अलग तरीके से होता, ऑक्सीजन एब्सेंस है तो अलग तरीके से होता, और ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वो अलग तरीके से होता। अगर एब्सेंस है तो अल्कोहल बनता, और अगर लैक रहा तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता, और अगर बहुत ज़्यादा रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता। ठीक, इधर देखो, ग्लूकोज आ गया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता किसमें? पाइरूवेट में। ठीक, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब यहां से पाथवे अलग अलग हो जाता। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि यीस्ट में होता, तो क्या बन जा रहा? अल्कोहल है, अल्कोहल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसका भी एनर्जी रिलीज हो रहा है इसमें। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत कम है ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी आ रहा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इसको याद रखना कैसा? इसमें देखो, इसमें एक तीनों में एक चीज़ है, वो है एनर्जी। एनर्जी इसमें भी है, एनर्जी इसमें भी है, एनर्जी इसमें, तीनों में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, और एक चीज़ तीनों में अलग अलग है, इसके अंदर अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और इसके अंदर लैक्टिक एसिड, और इसके अंदर वाटर। ठीक, लैक्टिक एसिड किस में होता? मसल सेल्स में होता। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का किस में होता? ईस्ट में होता। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का किस में होता? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, यहाँ पे देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मसल सेल्स है, यहाँ पे ईस्ट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट देखो, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैरीड थ्रू स्टोमेटा, लीव्स, लेंटिसल, स्टेम्स एंड रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस कैरिड आउट हो रहे हैं वो लीव से भी हो रहे हैं और लेंटिसल से भी होते हैं। लेंटिसल्स क्या रहता है? ऐसा छोटा सा आउट बाहर ऐसा निकले हुआ रहता। आप कभी भी अगर स्टेम के ऊपर देखें तो ये ऐसा आउटवर्ड निकला हुआ रहता छोटा, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं और रूट से भी एक्सचेंज होते हैं। तो कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन आपको मालूम है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब किस डायरेक्शन में होगा? अंदर से बाहर होगा या बाहर से अंदर होगा? ऑब्वियसली। अब ये सेल है, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल है, ये सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और बाहर की कम है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है सेल के अंदर और बाहर कम है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव होता। ठीक, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बाहर ज़्यादा है, अंदर कमी हो जा रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अंदर मूव होता। ठीक, प्लांट्स में इसका उल्टा होता। प्लांट्स में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मूव होता। अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर मूव होता। ये प्रोसेस डिफ्यूजन से होता और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट देखो, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। रात में क्या होता मालूम है? क्योंकि सनलाइट नहीं रहता, इसीलिए ऑक्सीजन क्या है? प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा रहता, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एलिमिनेट करता रात के वक्त। दिन में क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट रहता, तो ऑक्सीजन रिलीज करना इसका मेन एक्टिविटी रहती डे के टाइम में। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेंस ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। याद रखना, नाइट में क्या हो रहा? CO2 एलिमिनेट हो रहा और डे में क्या हो रहा? O2 एलिमिनेट हो रहा। ठीक, नेक्स्ट
terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. So जो terrestrial animals हैं, यानी कि वो animals जो सिर्फ लैंड पर रहते हैं, उन्होंने तो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट अंदर ले सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स का क्या, जो पानी में रहने वाले हैं उनका क्या, उनको क्या करना पड़ता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो लेना पड़ता। देखो ठीक, dissolved oxygen in the water. The amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. Hence, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in the terrestrial organisms. तो देखो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, जैसे कि हम 1, 2, 3 टाइम्स लेते हैं ना, ये काफ़ी फास्ट हो जाता। किस में? एक्वेटिक एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उनको लेने में तकलीफ होती, इसीलिए बार बार करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 टाइम्स ब्रीथ कर रहे हैं तो यही एक्वेटिक एनिमल्स को 20 टाइम्स करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर में कम है डिजॉल्व्ड क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, और ये नोट्स भी अगर किसी को होना रहा तो आप कांटेक्ट करिए इसमें, इंस्टाग्राम या फेसबुक में मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल के ऊपर दूसरे भी वीडियोज़ हैं प्रीवियसली, वो भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।